राधे राधे विद्यार्थियों, काफ़ी बेहतरीन टॉपिक के साथ मैं आ चुका हूं। आज हम लोग सीखेंगे मेटल के विषय में, मतलब धातु के विषय में। पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में आपको बराबर याद होगा कि हम लोग तत्व का एक बड़ी हाई लेवल वीडियो हमने आपके तक पहुंचाया था, जिसको पढ़ने के बाद आपने काफ़ी बेहतरीन और पॉजिटिव फीडबैक आपने दिया था। और चूँकि निरंतर हम लोग सीरीज में जुड़ ही चुके हैं, तो लगातार आप एलिमेंट से लेकर के आगे तक के सारे टॉपिक्स का हम लोग विधिवत नॉलेज हासिल कर। विधिवत, इस विधिवत शब्द का हमने अब यहाँ पर यूज किया। विद्युत शब्द को हमने प्रोनाउंसिएट किया, तो इसका मतलब निश्चित रूप से मैं आपको विद्युत चीज दूंगा। कल आप धातु, आप तत्व के विषय में जाने थे कि तत्व एक ऐसे शुद्ध पदार्थ है जिन्हें किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पदार्थ के दूसरे रूपों में नहीं बांटा जा सकता है। आज हम लोग का टॉपिक है तत्व का प्रकार। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा कि तत्व को 3 वर्गों में बांटा गया है: धातु, अधातु और उपधातु। तो आज इस वीडियो में केवल हम लोग धातु की चर्चा करेंगे। इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं, केवल धातु। और धातु में ही इसकी अद्भुत और पूरी गहराई वाली नॉलेज मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, ताकि अब ये वीडियो देख लेने के बाद किसी और को आपको पढ़ाना पड़े तो आपके पास कोई समस्या नहीं होगी। इसकी गारंटी मैं देता हूं। आइए, सबसे पहले धातु। थोड़ा आप इस परिभाषा पर ध्यान लगाइएगा। परिभाषा है कि वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन का निर्माण करते हैं तो उनको धातु कहा जाता है। परिभाषा जान लीजिए बाबू। वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन का निर्माण करते हैं तो उनको धातु कहा जाता है। वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके और धनायन का निर्माण करते हैं तो उनको धातु कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन देगा और धनायन का निर्माण करेगा, इसलिए धातु कहलाएगा। अब यू विल हैव टू आस्क अ क्वेश्चन कि आखिरकार कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉनों का त्याग क्यों करता है, चाहे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण क्यों करता है। इसके पीछे आप साइंस के विद्यार्थी, आपका कोई ना कोई यहाँ पर आर्गुमेंट होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए कि आखिरकार क्यों वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। तो इसकी पूरी जानकारी, पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपके तक पहुँचा रहा हूँ। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक अद्भुत जानकारी आपको आज लेकर के जानी है। यदि आप यूट्यूब के माध्यम से ग्लोबल साइंस एकेडमी के इस हाई लेवल एजुकेशनल चैनल पर आ ही चुके हैं, तो आज एक बेहतरीन नॉलेज आपको लेकर के ही जाना है, तभी जाकर के आपका यहाँ तक आना सार्थक हो पाएगा। थोड़ा मैं आपको यहाँ पर कुछ तत्वों के विषय में बता देना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के कुछ तत्वों को मैं लिखता हूं, ताकि उसमें एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं बेहतर ढंग से समझा सकूं। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे ऊपर रखा गया है हाइड्रोजन को, उसके बाद से हीलियम, उसके बाद से लिथियम, उसके बाद से बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये इधर आपके 10 तत्व हुए। एक से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक ये, हीलियम का 2, लिथियम का 3, ये 4 5 6 7 8 9, ये आपका 10। इधर भी कुछ देख लीजिए बाबू, मिला लीजिएगा। इधर आप मिलाइएगा तो इसके बाद से 11 नंबर पर आता है सोडियम, उसके बाद से मैग्नीशियम, उसके बाद से एल्यूमिनियम, उसके बाद से सिलिकॉन, उसके बाद से फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। 20 तत्वों को हमने लिख दिया। यहाँ परमाणु क्रमांक 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सबका पहले ना आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ लीजिए। देखिए, बोरियस फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए आवश्यक है, उस आवश्यक चीज़ को लेते समय आप बोर फील करेंगे तो फिर जीवन का रहस्य ही नहीं रह पाएगा। इसलिए आपको पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मनयोग के साथ आपको एक एक शब्द को पूरी निश्चितता के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ समझना पड़ेगा। इसका थोड़ा मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ूंगा। मैं उम्मीद करता हूं आप होप डेट कि सब लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ने आता होगा। अफवाह सिद्धांत के अनुसार नहीं आता है तो डायरेक्टली थोड़ा हमसे सीख लीजिए। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर केवल एक है। तो देखिए, पहले में आप जानते हैं कि SPDF, इसमें अधिक से अधिक 2 रहता है, इसमें 6 रहता है, इसमें मैंने हमको ये पढ़ाना नहीं है, लेकिन आपका 14 18 रहता है। तो आपको पढ़ाना नहीं है, लेकिन हम इसी आधार पर चूंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ते हैं, इसलिए हमने SPDF का हमने चर्चा किया। इसको तोड़िएगा तो केवल 2, इसको तोड़िएगा तो 2,1, इसको तोड़िएगा तो 2,2, इसको तोड़िएगा 2,3, इसको तोड़िएगा 2,4, ये 2,5,
इसको तोड़िएगा 2,6, इसको तोड़िएगा 2,7, इसको तोड़िएगा 2,8। आगे चलिए यहाँ आइए, फिर इसको तोड़िएगा सोडियम को तो 2,8,1, इसको तोड़िएगा 2,8,2, इसको तोड़िएगा 2,8,3, इसको तोड़िएगा 2,8,4, ये आपका 2,8,5 मिला लीजिएगा, 2,8,6, ये आपका 2,8,7, ये तोड़िएगा 2,8,8, इसको तोड़िएगा तो 2,8,8,1, इसको तोड़िएगा तो 2,8,8,2। अब देखिए, कोई भी तत्व रासायनिक दृष्टिकोण से अस्थायी तब होता है जब उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 2 होती है नहीं तो 8 होती है, जिन्हें क्रमशः द्विक तथा अष्टक कहा जाता है। कोई भी तत्व रासायनिक दृष्टिकोण से अस्थायी तब होता है जब उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 2 होती है नहीं तो 8 होती है, जिनको द्विक तथा अष्टक कहा जाता है। अब इसमें एक केस है कि कब 2 से अस्थायी होगा और कब 8 से अस्थायी होगा। तो जब किसी भी तत्व में पहला कक्षा ही अंतिम कक्षा बन सके तब 2 तत्वों से उसका काम चल जाएगा, लेकिन यदि दूसरा कक्षा अंतिम कक्षा हो तब 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को, ये तो गैस है, ये सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। आधुनिक अवसर में इसका स्थान अभी विवादास्पद है, इसलिए थोड़ा इसको हम लोग होल्ड करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे हीलियम से। हीलियम का इसमें है 2, तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तो ये तो ऑलरेडी स्थायी है, क्योंकि पहली कक्षा ये बाहरी कक्षा है, मतलब केवल एक ही कक्षा है, तो केवल एक ही कक्षा रहेगा तो 2 से काम चल जाएगा। तो ये आपका हीलियम 2, ये ना तो किसी को एक भी इलेक्ट्रॉन देगा ना किसी एक भी इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, इसलिए कभी भी आप देखिएगा ना तो हीलियम प्लस ऐसे ही रहता है, हीलियम ऐसे ही रहता है। ना तो इसका पावर आप प्लस देख सकते हैं ना ही माइनस दे सकते हैं, क्योंकि ये ना तो इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। लिथियम पे आ जाइए, इसके पास 2 ऑप्शन, चूँकि यदि ये छोड़ देता है तो पहली कक्षा बाहरी कक्षा हो जाएगी, मतलब 2 से आगे इसका काम चल जाएगा। लेकिन यदि ये ग्रहण करता है तो यहाँ 2 लेगा ना तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ बाहरी कक्षा दूसरी कक्षा हो गई। तो दूसरी कक्षा बाहरी कक्षा हो तो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बाहरी कक्षा में, जिसके लिए इसको 7 को इलेक्ट्रॉन और लेना पड़ेगा। तो इसके पास 2 ऑप्शन, ये तो या तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, नहीं तो 7 को इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तब बाहरी कक्षा में 8 को इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये अस्थायी हो जाएगा। तो 7 को लेना तो कठिन बात है, 1 छोड़ना आसान है, इसलिए 7 को ये लेगा नहीं बल्कि 1 छोड़ देगा। तो 1 जब ये छोड़ेगा ना, इसीलिए लिखते हैं लिथियम प्लस। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग कर रहा है। बेरिलियम देखिए, या तो 6 को ले नहीं तो 2 को छोड़ दे, क्योंकि 6 को लेगा तब दूसरी कक्षा बाहरी कक्षा है तो 8 को चाहिए, और 2 को यदि छोड़ देगा तो पहली कक्षा बाहरी कक्षा है तो 2 से काम चल जाएगा। तो 6 जब ये 2 को अपना किसी को नहीं छोड़ेगा तो इसको 6 को कोई देगा नहीं देगा, इसलिए क्या कर देगा, अपना 2 को छोड़ देगा। इसीलिए बेरिलियम को देखते हैं Be2+। इसी प्रकार से इसके पास भी 2 ऑप्शन, या तो 5 को ले नहीं तो 3 को छोड़ दे, 3 को ये छोड़ता है तो ये होता है आपका बी बेरिलियम और प्लस में 3। अब कार्बन देखिए, कार्बन के पास 2 ऑप्शन, ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो बाहरी कक्षा में पहली कक्षा बाहरी कक्षा हो जाएगी, 2 से काम चल जाएगा, यानी तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ेगा तब 8 होगा, तब ये काम चलेगा। इसलिए ये ना तो देता है और ना ही ग्रहण करता है, बल्कि इलेक्ट्रॉनों को मिल करके इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है और सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। इसीलिए कार्बन को ना तो आप प्लस देखेंगे और ना ही माइनस देखेंगे, ये जब रहता है तब कार्बन अकेले रहता है। आगे ये आपका नाइट्रोजन, इसके पास 2 ऑप्शन, या तो 5 को अपना छोड़ दे तो 2 से काम चल जाएगा, नहीं तो 3 को ये ले ले। तो अब इसके लिए 3 जो है वो कम संख्या है ना, 5 इसके लिए छोड़ना कठिन है, 3 लेना आसान है, ये क्या कर देगा 3 को लेगा, तो 3 को लेगा, इसीलिए होता है N3-। इसी प्रकार से ऑक्सीजन, या तो 6 को छोड़ दे नहीं तो 2 को ले ले, तो ये 2 को लेगा O2-। नियॉन, या तो ये अपना 7 को छोड़ दे नहीं तो किसी से 1 को ले ले, 7 को छोड़ेगा तो पहली कक्षा बाहरी कक्षा हो जाएगी, 2 से काम चल जाएगा, नहीं तो इस यहाँ सही करना है तो 1 को लेना पड़ेगा। तो 7 को छोड़ना इसके लिए कठिन है, 1 को लेना आसान है, तो 1 को ही ले लेगा, मतलब F खाली माइनस। अब यहाँ सोडियम बड़ा स्पेशल, ये नियॉन बड़ी स्पेशल चीज़ है जी।
इसके बाहरी कक्षा में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। इसके बाहरी कक्षा में 8 है। इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑलरेडी 8 है। मतलब ये रासायनिक दृष्टिकोण से अस्थायी है। तो ये क्या करेगा कि ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा और नहीं इलेक्ट्रॉन देगा, इसीलिए इसको भी अक्रिय गैस कहा जाता है। पहला अक्रिय गैस कौन आया था? हीलियम, क्योंकि 2 लेकर अस्थायी था। दूसरा अक्रिय गैस कौन आ गया? नियॉन। इस पर ना तो प्लस देखेंगे ना ही माइनस देखेंगे, आप ए नहीं हमेशा देखेंगे। अब आपका परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर 11 वाले सदस्यों को आप देखिए, एलिमेंट को देखिए। यहाँ पर आपका है सोडियम। बड़ी फोकस करने वाली बात है, क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल हम सोडियम से ही स्टार्ट किए हैं, तो यहाँ तो कम से कम ध्यान जरूर देने का, और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए पूरी तरह से ध्यान देने का। सोडियम के पास 2 ऑप्शन, या तो अपने ए को छोड़ दे तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये अस्थायी हो जाएगा, नहीं तो 7 को किसी से ले ले तो भी अस्थायी हो जाएगा। तो जब ये को 1 इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं छोड़ेगा तो कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन क्यों देगा? तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ता है, तब आता है 2 का 8 हो जाता है। 2 का 8 में अस्थायी होता है। 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, इसीलिए इसको लिखते हैं Na+। ये मैग्नीशियम या तो 6 को किसी से ले ले, नहीं तो 2 को अपना छोड़ दे, या तो 6 को ले ले, नहीं तो 2 को अपना छोड़ दे। 2 छोड़ना इसके लिए आसान है, इसीलिए इसके पर होता है आपका Mg और +2, चाहे 2+। देखिए आप चाहें तो 2 पर +2 लिखिए, आप चाहे प्लस लिखिए, या जैसे Mg हो गया ना, तो आप +2 लिखिए, चाहे Mg +2 लिखिए, चाहे Mg ++ लिखिए। तीनों का मतलब है कि हुआ। इसके लिए आपको जीवन में कभी भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। एक आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। एल्यूमिनियम के पास 2 ऑप्शन, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ले ले, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाएगी, और तो 3 को इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाएगी, अस्थायी हो जाएगा। तो 5 को इसको कोई नहीं देगा, जब यदि ये 3 को नहीं छोड़े तो 3 को छोड़ना इसके लिए आसान है, इसलिए 3 को छोड़ देगा। मतलब एल्यूमिनियम प्लस में 3 हो जाएगा। सिलिकॉन के पास 2 ऑप्शन, 4 छोड़ दे चाहे 4 और ले ले, तो ये ले भी सकता है छोड़ भी सकता है, इसलिए ये वाला चीज़ होगा, ये वाला कार्बन वाला। मतलब ये ले भी सकता है छोड़ भी सकता है, इसलिए न तो लेता है नहीं छोड़ता है, बल्कि इलेक्ट्रॉनों को मिलाकर के साझेदारी करता है और सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। फास्फोरस पा जाइए, या तो 3 को इलेक्ट्रॉन ले लिया, 5 को छोड़ दे। 5 ज़्यादा होता है ना, नहीं छोड़ेगा, क्या करेगा? 3 ले लेगा। 3 ले लेगा, इसलिए आप लिख सकते हैं P3-। कन्फर्म है? कंफर्म है। अब आगे देखिए, यहाँ पर आपका ये आपका सल्फर है। क्या है? सल्फर है। सल्फर को देखिएगा तो या तो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, नहीं तो 6 को अपना छोड़ दे। तो 2 को जब कोई इसको नहीं देगा तो ये अपना 6 इलेक्ट्रॉन क्यों देगा? तो ये 2 को कुछ किसी से लेगा, मतलब H2-। यहाँ पर क्लोरीन है। आप समय समय पर स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि आपको कोई समस्या ना हो। जब हम यहाँ पर आए इतना जगह दिखाई दे, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि अंत में मैं उतारने के लिए समय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। कम समय में आपको अद्भुत नॉलेज देना है, तो इसके लिए थोड़ा आपको समय समय से स्क्रीनशॉट लेते रहना पड़ेगा। ये मजबूरी है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आइए क्लोरीन पर ध्यान लगाते हैं। ये या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, नहीं तो 7 को अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। ये 7 इलेक्ट्रॉन, जब 1 को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो ये 7 किसी को क्यों देगा? 1 इसके लिए लेना आसान है, इसलिए क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले करके Cl- का निर्माण करता है। आर्गन बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देने योग्य बात है, ये अस्थाई है रासायनिक दृष्टिकोण से, इसलिए ये ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा और नहीं इलेक्ट्रॉन देगा, ये अस्थाई है। मतलब इसको भी आप घेर सकते हैं, क्योंकि ये अस्थाई है। पोटेशियम बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए देना आसान है। तो K+। कैल्शियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मिला सकते हैं, तो इसके लिए 2 को देना आसान है। कैल्शियम 2+, अच्छा कैल्शियम ++ है, कैल्शियम +2। तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि अस्थायित्व के प्राप्ति के लिए इलेक्ट्रॉनों को तत्व दे रहे हैं, अच्छा इलेक्ट्रॉनों को तत्व ग्रहण कर रहे हैं। माने अपना काम चलाने के लिए, अपने अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए जो तत्व है वो इलेक्ट्रॉनों को दे भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉनों को ले भी सकते हैं। जिसका ऑलरेडी द्विक चाहे अष्टक पूरा है, वो ना तो दे रहा है नहीं ले रहा है। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, तो 4 है, तो दे भी सकता है ले भी सकता है, इसलिए वो सहसंयोजक बंधन का निर्माण कर रहा है। यहाँ अब देखिए, यहाँ जितना मैं गोला में घेरा हूँ, ये सब अक्रिय गैस हैं, क्योंकि ना तो देते हैं ना ही लेते हैं। ये रासायनिक दृष्टिकोण से अक्रियाशील है। अब इसमें जहां जहां हमने प्लस लिखा है वो सब धातुएं हैं।
क्योंकि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 2 1 है, देखिए यहाँ पर 1 है, या 2 है या 3 है, इसीलिए A+1 +2 +3 लिखा है, इसके बाद नहीं मिलेगा आपको। यहाँ भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, इसीलिए +1 +2 +3 लिखा है। अब तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि जो तत्व हैं वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन का निर्माण क्यों करते हैं। जो तत्व हैं वो अस्थायित्व की प्राप्ति के लिए इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके और धनायन का निर्माण करते हैं, क्योंकि इनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 1 होती है, 2 होती है या 3 होती है, जिसके चलते इनको त्यागना आसान होता है, ग्रहण करना इसके लिए काफ़ी मुश्किल काम होता है, तो त्याग करके धनायन का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल में आप देख ही रहे, वहाँ हमने दिखा दिया है सारा प्लस वाला। जैसे सोडियम, सोडियम क्या करता है बाबू, तो सोडियम भी आप लिख सकते हैं Na प्लस और प्लस में E, क्योंकि एगो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो सोडियम आयन का निर्माण हो रहा है। मैग्नीशियम तो Mg2+ लिखे थे वहाँ पर, और प्लस में 2E, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है इसलिए 2+। एल्युमिनियम तो ये आपका Al3+, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा है। आगे भी मिला सकते हैं। पोटेशियम को फिर देखिएगा प्लस में 1 लिखा गया था, माने पोटेशियम +1 + 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। कैल्शियम में +2 लिखा गया था, Ca2+ प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो वैसे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके 1 2 3, पोटेशियम में भी आइएगा तो 1 2, एस्केडियम में आपका जाएगा 3। तो इसमें प्रत्येक कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो तत्व हैं, वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन का निर्माण करते हैं तो उनको धातु कहा जाता है। इस प्रकार से आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी बेहतरीन बड़े पैमाने पर एक बेहतरीन सुसज्जित और नियंत्रित शब्दों का उपयोग करके आपने धातु का एक गजब का नॉलेज आपने हासिल किया, एक अद्भुत नॉलेज हासिल किया। मैं यकीनन आपके साथ कह सकता हूं कि यदि आपने पूरी कंसंट्रेशन के साथ वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहें तो अब धातु से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके माइंड में नहीं आएगा, क्योंकि सारा संरचना, सारा स्ट्रक्चर, सारा बेहतरीन चीज़ हमने आपको दिया हो। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन हाँ, यदि आपको यूजफुल वीडियो लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब आपको करना ही पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आप चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं। किसी और से चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब किसी और तक पहुंचाएं, क्योंकि इससे जो ये नॉलेजफुल चीज़ें बनाई गई हैं इससे किसी और का भी लाभ हो सकता है और साथ ही साथ मेरा भी कुछ लाभ हो सकता है। इसलिए वीडियो को अनदर प्लेस तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो चलिए इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अगले और एक धमाकेदार इसके अगले टॉपिक में, मतलब धातु के नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।